आज न्यूज स्पंदन की भेंट वार्ता में हम आपको मिलवाते हैं एक महिला एडवोकेट से। आपका नाम है रेखा रानी अग्निहोत्री। आप हाई कोर्ट लखनऊ की अधिवक्ता हैं। आप देश की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने विधिक जागरूकता के लिए लखनऊ से दिल्ली तक की पद यात्रा की है, जिसके लिए आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ यूनियन द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आज हम अपनी इस भेंट वार्ता में दीदी, आपसे हमारा पहला प्रश्न है, आप एक महिला हैं, पुरुषों के प्रति आपके अंदर ऐसी संवेदना कैसे जगी? चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ और मेरे पास तरह तरह के केसेस आते हैं, उसमें कुछ केस ऐसे भी थे जिसमें कुछ महिलाएं आती थी जो अपने परिवार को केस के दहेज के मुकदमे में बताती थी कि मेरी सास ने, ननद ने, या परिवार के कुछ ऐसे हिस्से जिनमें उनका कोई रोल नहीं होता था। पति से लड़ाई हुई किसी और बात पे, लेकिन मुकदमा वो दहेज का करवाती थी। और ऐसे एक नहीं कई मुकदमे आए शुरुआती दौर में। तो मुझे लगा पुरुष कहीं ना कहीं इन फर्जी केसों की वजह से प्रताड़ित हो रहा है, जबकि वास्तव में वो घटना नहीं होती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इन महिलाओं का साथ नहीं, मुझे पुरुषों का भी साथ देना चाहिए। और मैंने शुरुआत की कि पुरुष आयोग बने और उनकी बात भी कोई सुने। आप एक महिला हैं, आपने लखनऊ से इस विधिक जागरूकता के लिए दिल्ली तक पदयात्रा की, और आप एक महिला होते हुए ये कैसे संभव हो पाया? किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला हो या पुरुष, अगर उसके घर का पूरा साथ मिले तो उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। और मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे दोनों भाइयों ने मेरा बहुत सहयोग किया और माँ बाप ने भी मुझे मना नहीं किया। मेरा छोटा भाई देवेश, जब मैंने उससे बात साझा की कि मैं पदयात्रा करना चाहती हूँ, उसने मुझे कठिनाइयों के बारे में बताया। तो मुझे लगा कि शायद ये संभव ना हो पाए, लेकिन मेरा विश्वास और उसका सहयोग, उसने मुझे उत्साहित किया। फिर वो साथ चलने को भी तैयार हुआ और इस पदयात्रा में मेरा छोटा भाई देवेश अग्निहोत्री भी मेरे साथ था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैंने सारी पूरी कर ली। इस पदयात्रा में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आईं और उन कठिनाइयों से आपको कैसे निजात मिली? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गर्मी का मौसम था। अप्रैल में 28 अप्रैल को मैंने शुरुआत की थी और मई का महीना बहुत ज़्यादा गर्मी भरा होता है। तो रास्ते में जो दिक्कतें आ रही थी, गर्मी हमको बहुत परेशान कर रही थी। तो मैंने सुबह चलने का सोचा, 5 बजे से लेकर 7 बजे 8 बजे तक उठ के चलते थे और उसके बाद में किसी गांव में जाके गांव वालों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत करते थे और उनके यहाँ दोपहर में बिता के शाम को फिर किसी गांव में जाके रुक जाते थे और उस गांव में रुकते थे। तो इसलिए मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन गर्मी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। और दूसरा ये था कि गर्मी के कारण ही बहुत परेशानियां हुई और दूसरे जो रास्ते में लोग थे वो कम मिल पाते थे। लेकिन जब हम लोग किसी गांव में जाते थे, पूरे गांव वालों का बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रहा, जिसके लिए हम उन गांव वालों के भी आभारी हैं जिन्होंने अपनी बात मुझसे कही और उन्हें लगा कि मैं उनकी समस्या का समाधान कर पाऊँगी। दीदी, आपके इस पूरे अभियान में शासन और प्रशासन से आपको क्या सहायता मिल पाई? शासन प्रशासन से मुझे किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला। इवन देन जब मैंने इसकी शुरुआत की तो राजनाथ सिंह जी मेरे हाई कोर्ट में आए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और लेटर भी उनको दिया था। उनके पीए ने बोला कि आपको पूरी सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और आगे उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और स्पेशली कन्नौज के डीएम साहब और बुलंदशहर के डीएम साहब चंद्रकला जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरे एक फ़ोन पे रहने खाने की व्यवस्था की। और बाकी जो भी समस्याएं थी मैंने अपने आप निपटा लिया और जो भी पैसा खर्च हुआ या और समस्याएं मैंने खुद से निपट लिया। शासन प्रशासन का कोई सहयोग किसी भी तरह का नहीं रहा। दीदी, आपसे एक प्रश्न और है। आपके इस अभियान में, क्योंकि ये अभियान खासकर पुरुषों के प्रति अहिंसा या पुरुषों के प्रति झूठे मुकदमे जो दर्ज हो रहे हैं उसको लेकर के है, पुरुषों को न्याय दिलाने को लेकर के है। इस पूरे अभियान में आपके साथ में लगभग में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? 6 से 7 महिलाएं हैं। जो 2 अक्टूबर को कार्यक्रम हम करते हैं दिल्ली में जंतर मंतर पे, उसमें वो सारी महिलाएं आती हैं। लेकिन वो काम किस तरीके से कर रही हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में कर रही हैं, अलग अलग फील्ड है। मैं इन सारी महिलाओं में मैं अधिवक्ता हूँ, बाकी सोशल वर्कर हैं, पर वो लोग भी पुरुष आयोग की मांग कर रही हैं।
दीदी आपसे प्रश्न है, क्या कब तक पुरुष आयोग बन जाएगा? इसकी क्या संभावना हो सकती है? इसमें हम आपका मत जानना चाहते हैं। देखिए, कब तक बन जाएगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हम लोग लेटर लिख रहे हैं, शासन को लिख रहे हैं, मिनिस्ट्री को लिख रहे हैं, उसमें अब तक कोई आश्वासन नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि आपका पुरुष आयोग बन जाएगा, या पुरुषों को कोई कठिनाई हो रही है तो इस पे हम निराकरण करेंगे या सोचेंगे। कुछ भी नहीं आया, जबकि ढेरों पत्र लिखे गए, का अभियान चला, पोस्ट कार्ड लिखे गए, और हम तो लिखते ही रहते हैं। और आप समझ सकते हो कि बीइंग एडवोकेट मैंने सारी लीगल प्रोसीडिंग जो भी हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन अभी कुछ भी जानकारी नहीं है कि क्या कब तक बनेगा, कब तक नहीं बनेगा। पर मेरा प्रयास जारी है, पुरुष आयोग तो बनवा के रहेंगे। दीदी आपसे प्रश्न मेरा एक ये है, अभी आज मैं इस जगह पे बैठा हूँ, कोई भी ऐसी समस्या यदि कोई भी महिला किसी भी पुरुष को एक प्रकार से परेशान करने के बारे में सोच ले, या उसको जो है पूरी तरह से उस पर आरोप लगाने को ठान ले और वो सीधे थाने में चली जाए, तो उसका अभियोग दर्ज हो जाएगा। मेरा सिर्फ आपसे प्रश्न ये है कि कोई भी ऐसा कानून है, सारे कानून चाहे वो भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, सभी कानून महिलाओं के पक्ष में बने हुए हैं। कोई भी एक ऐसा कानून जो महिलाओं के पक्ष में बना हो, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई महिलाओं का जो स्पेशल कानून बना है, इस तरीके का कोई कानून नहीं है। महिलाओं के पक्ष में डीवी एक्ट, डावरी एक्ट और आईपीसी की धारा 498 उसमें भी अमेंडमेंट करके सब कुछ किया गया है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई भी एक स्पेशल एक्ट नहीं बनाया गया है, उनके लिए कोई धारा नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब एफआईआर लॉन्च हो जाती है, उसके बाद में बचने के तरीके हम लोग सीआरपीसी आईपीसी के अंतर्गत ही निकालते हैं कि ये फेक है मुकदमा और इसको हम ट्रायल में कैसे अपने आप को बचा सकते हैं या हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो रास्ते निकालने पड़ते हैं। स्पेशल कोई कानून पुरुषों के लिए नहीं है, ना ही कोई आयोग बना हुआ है। दीदी आपसे प्रश्न है, ऐसे में अभी कोई आयोग नहीं बना हुआ है, और जैसा कि मुझे ज्ञात है हाई कोर्ट में ऐसे केस सबसे ज़्यादा आपके पास आते हैं, कोई भी कानून नहीं है, ऐसे में आप जो है पुरुषों की कैसे मदद करती हैं? कानून कितने भी ना बने हों, लेकिन हमारी जो आईपीसी और सीआरपीसी है, जो भी क्राइम होगा, पूरा जो ट्रायल है या 482 है या आर्टिकल 226 है, उसमें प्रावधान है कि हम उससे बच सकें। मान लीजिए फर्जी केस कोई अगर फाइल हो जाता है, एफआईआर हो जाती है, तो एफआईआर क्वेश्चन के रास्ते हैं, उसमें हम 226 के अंतर्गत चले गए। अगर चार्जशीट गलत लग गई तो 482 के अंतर्गत चले गए। तो कहीं ना कहीं रिलीफ तो हाई कोर्ट देता है, जिसके माध्यम से हम लोगों का बचाव करते हैं और उसके बाद में लोअर कोर्ट में ट्रायल के समय चीज़ें निकाल कर लाते हैं। पर स्पेशल कानून नहीं है, इसकी वजह से दिक्कतें तो होती हैं। दीदी यदि कोई भी पीड़ित पुरुष आपसे सहायता लेना चाहे तो आप उसकी किस तरह से मदद कर पाएंगी? अभी मेरे से वो डायरेक्ट बात कर सकता है। मेरा नंबर है 9454044390 और ये हम निःशुल्क सहायता करते हैं। हमारी आईडी रेखा अग्निहोत्री के नाम से है, फेसबुक आईडी है, जिस पे आप डाल सकते हो। मेरा पेज भी है, लोक विधिक जागरूकता अभियान, फेसबुक पे पेज चल रहा है, उस पर आप अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हो। और जो मैंने नंबर बताया है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, और मेरे वॉलेंटियर्स भी हैं पूरे देश भर में। आपको बताना ये पड़ेगा कि आप किस जगह से आए हो। अगर मेरा कोई वॉलेंटियर वहाँ होगा तो पूरी आपकी मदद करेगा। स्पेशली दिल्ली, फरीदाबाद में तो बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से एक पंकज जैन जी हैं जो मेरी पूरी मदद कर रहे हैं मुझे केस निकालने में, और जो भी नेट के माध्यम से जो भी हेल्प करनी होती है वो मेरी करते हैं। और लोग भी, एक गजाधर नाम का साथी है मेरा, जो साइकिल से लेकर के पदयात्रा कर रहा था, साइकिल से लेकर दौड़ा रहा था, कि हमारे साथ में काम कर रहा था कि लोगों को हम जागरूक करें। तो जैसा कि दोस्तों आप अभी हाई कोर्ट की लॉयर रेखा रानी को सुन रहे थे। हमारे जानकारी में जितने भी प्रश्न थे दीदी से मैंने उन सभी प्रश्न दीदी के बीच में रखे, उनका समाधान दीदी ने हमें दिया है। और यदि आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और नेक्स्ट साक्षात्कार में उसका समाधान आपको मिलेगा।